हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर वेक्टर्स। ये पूरी फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी फिजिक्स 11th 12th में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें आप इसका यूज नहीं करोगे। तो बेटा इसके सारे के सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में देखने हैं, सीरीज में 1 2 3 4 सारे टॉपिक में शुरू से लेके लास्ट तक 0 से स्टार्ट करूंगा। इसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन, दो स्केलर एंड वेक्टर, जो आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हो। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन की लिमिट नहीं होती। हमने फिजिकल क्वांटिटी का पहला क्लासिफिकेशन किया था डिराइव्ड और फंडामेंटल। फिर हमने इन्हीं का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, 4 किए थे। अब इन्हीं का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, दो में, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा ये कोई बात नहीं कि कुछ बुक्स ये भी कह देती हैं कि एक नंबर भी है, उसकी जरूरत नहीं ज्यादा। सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटीज आर दोज, डेफिनेशन आर दोज टू रिप्रेजेंट them only magnitude is sufficient. Only magnitude is sufficient. कुछ भी लिख दो अपनी लैंग्वेज में। जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उनकी वैल्यू बहुत होती हो, वैल्यू ही उस क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देती है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस है, तो ठीक है भाई ये 5 मीटर डिस्टेंस हो गया किसी भी पॉइंट का। इसमें सिर्फ 5 की जरूरत है, मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। डिस्टेंस, स्पीड बहुत है, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी, जिनके लिए जो जो चैप्टर होते जाएंगे पता चलता जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना बहुत है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज, scalar quantities are those to represent them only magnitude is sufficient, या scalar quantities are those which can represent only by magnitude. Only magnitude is needed to represent completely a physical quantity. Those are called scalar. डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। इनमें हमें ये नहीं बताना पड़ता कि भाई इसमें डायरेक्शन भी लेनी है क्या ना। मास है, मास, डेंसिटी, टाइम, टाइम में ये थोड़ी बताओगे कि भाई 5 मिनट नॉर्थ की तरफ अलग हो गया या साउथ की तरफ अलग ना। बहुत सारी क्वांटिटी है। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, वेक्टर वो क्वांटिटीज है टू रिप्रेजेंट देम, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, उसका माप, उसकी वैल्यू, एंड डायरेक्शन both are needed, both are acquired, जरूरत है to represent them, are those quantity to represent them
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नीडेड, जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। जैसे कोई हमसे यहां से ये कहे कि भाई नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये नॉर्थ की तरफ 5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर थी, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन ये वेक्टर, फोर्स मोमेंटम मतलब जिनके साथ हमें डायरेक्शन कनेक्ट करनी पड़े, जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल सी बात, एक ये डेफिनेशन याद कर लेना और 2-2, 3-3 इनके एग्जाम्पल। अब किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं एनालिटिकली, अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो बेटा उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। एरो जैसे ये ए लगा दिया, इसका मतलब ये ए क्वांटिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वी वेक्टर है, फोर्स एफ वेक्टर है। तो ये जो ऊपर इसके ऊपर ये एरो लगाया है ना, ये डायरेक्शन नहीं देता, ये सिर्फ वेक्टर बताता है कि भाई v वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दिस v इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बस किसी को भी वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर ये वेक्टर लगाते हैं, और ये वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताती, ये जस्ट ये बताता है कि भाई दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ग्राफिकली, ये तो एनालिटिकली हुआ। ग्राफिकली जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो बनाएंगे, उस एरो का, इस एरो की डायरेक्शन हमें वेक्टर की डायरेक्शन देगा, इस एरो की लंबाई हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। जैसे ये वेक्टर बना लिया 4 मीटर पर सेकेंड, अब ये 4 मीटर तो है नहीं, इसलिए हमने एक सुटेबल स्केल चूज किया। चूज ए सुटेबल स्केल, एक स्केल चूज किया जिसमें 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर ले ली, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर बना के इसके ऊपर ये एरो लगा दिया। इसका ये पॉइंट इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन, जो शुरू का टेल है इस वेक्टर की टेल, वो क्या बताएगी? इनिशियल पॉइंट। जो इसका एरो का हेड है ये देगा डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, दैट इज टर्मिनल पॉइंट। तो जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो बनाएंगे, उस एरो की लंबाई हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी,
उस एरो की डायरेक्शन हमें वेक्टर की डायरेक्शन देगी। बेटा उसके बाद बाकी चीजें बाद में। देख सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जिसमें आप सबसे पहले तो ये याद करना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। मतलब जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे या जब भी आप अपने कमरे में बैठ के कहीं स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपने मुंह की तरफ फ्रंट में हमेशा नॉर्थ मानना है। मतलब पेपर में, एग्जाम में पेपर करोगे तो ये थोड़ी कि भाई आपको कोई नॉर्थ की तरफ घूमने देगा। फिक्स है, आपके फ्रंट में नॉर्थ, बैक में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये फिक्स डायरेक्शन है, पूरे वर्ल्ड में कंसीडर करते हैं। हमारे फ्रंट में हम नॉर्थ लेंगे, बैक में साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। एक बार दूसरी, अगर यहां पे कोई आपको ये कह दे कि ये एक वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर, तो आप ये कह दोगे कि भाई ओपी वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट है। ओपी वेक्टर किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। खत्म बात। फिर कोई आपको ये बना दे कि भाई ये वेक्टर है एक ओ क्यू, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस ओ क्यू को रिप्रेजेंट करो, इसको रिप्रेजेंट करो, ओ क्यू को रिप्रेजेंट करो। तो आप ये कहोगे कि भाई ओ क्यू इज द 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बेटा ये चीज बार बार नहीं बताई जाएंगी, ये चीज आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उनमें यूज करनी है कि जो इस वेस्ट के नॉर्थ में है 30 डिग्री, इसको लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। फिक्स है ये, कहीं भी हो ये हमने फिक्स की हुई है, ये चेंज नहीं करते कभी भी। ये तो हो गया ये डायरेक्शन। अब अगर कोई आपको इसके बीचों बीच ले जाए 45 पे और मैं कह दूं इसको ओ आर, ओ आर, तो बच्चे ये कह सकते हैं कि ओ आर इज द 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को जो ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच जाएगा उससे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये ओ क्यू भी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं है। बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये 45 पे गया इन दोनों के बीचों बीच, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल नहीं लेते, सिंपल लिख देते हैं कि भाई दिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्ट। बात समझ आ रही है ना? अगर ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट और वो आपको ये कह दे कि भाई इन दोनों के बीचों बीच चला गया एक वेक्टर 45 पे, तो हम 45 ना बताए वो बेशक ये कह दे कि दिस इज द साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर जाएगा, इन दोनों के बीचों बीच जाएगा। कोई हमसे ये कह दे कि 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बता कौन सा है, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उसको हम यहां पे ले लेंगे, यहां पे, और यहां लिख देंगे ये 10 डिग्री है,
ये ओ जे ये वेक्टर है जो 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। इनको अच्छी तरह याद कर लेना। नोट हो गया ये एक, ये बुक वाला नहीं बताएगा, वो न्यूमेरिकल में यूज करेगा इन्हें डायरेक्ट। बेटा उसके बाद देखो, एक जो हमारा अलजेब्रा है जिसे सिंपल अलजेब्रा या डेसिमल अलजेब्रा कहते हैं, सिंपल अलजेब्रा या डेसिमल अलजेब्रा, उसमें हमारी 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स, इसलिए उसे डेसिमल अलजेब्रा भी बोलते हैं, डेसिमल अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसमें 10 डिजिट्स है। इसमें हमारी मैथ की 4 ऑपरेशन है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। पर जब हम वेक्टर क्वांटिटी करेंगे तो उन वेक्टर क्वांटिटियों के ऊपर ये सिंपल अलजेब्रे की ये जो चारों ऑपरेशन हैं, ये सिंपल अलजेब्रे की तरह एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा करना है, वेक्टर अलजेब्रा, जिस वेक्टर अलजेब्रे में ये चारों ऑपरेशन उस तरह एप्लीकेबल नहीं होती जिस तरह सिंपल अलजेब्रे में एप्लीकेबल होती हैं। इसलिए मेन बात हमें इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रे की एप्लीकेशन करनी है, वेक्टर अलजेब्रे की, जिसमें पहली बात तो ये कर ही सकते हो आप कि डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। इस वेक्टर अलजेब्रे में डिवीजन तो है ही नहीं। भाई बताओ आप, मैं आपको ये कह दूं कि भाई 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट क्वांटिटी है, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, इसको किसी दूसरी क्वांटिटी से वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, वैसे तो डिवाइड नहीं कर सकते, पर अगर इसको दूसरे वेक्टर से डिवाइड करें तो बेटा डायरेक्शन से डायरेक्शन डिवाइड नहीं होगी, ना डायरेक्शन से डायरेक्शन मल्टीप्लाई होगी। वेक्टर में तो डायरेक्शन है, इसलिए ना तो वो डिवाइड होती ना वो मल्टीप्लाई होती। हाँ, सम एप्लीकेबल है, पर वो भी एप्लीकेबल नहीं करते। वो भी ऐसे करेंगे कि भाई जैसे कोई कमे कहे 4 + 3 वेक्टर, 4 वेक्टर 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो बेटा इनका रिजल्टेंट सिंपल अलजेब्रे के हिसाब से तो 7 आएगा, पर वेक्टर अलजेब्रे के हिसाब से इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी वैल्यू बन सकती है, जो हम अभी नहीं कर रहे, ये बाद में करेंगे। इसलिए मैंने बस बताया है कि भाई हम इस चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा कंसीडर करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। अब पहली चीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए रियल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कह दूं कि भाई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और वो ये रिप्रेजेंट कर ली मैंने
इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एक रियल नंबर है, तो 2v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी हो जाएगी, पहले से डबल। अब बस और कुछ नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा, पर उस वेक्टर की डायरेक्शन अनचेंज्ड रहेगी। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिमेन सेम। अब इसको 1/2 से डिवाइड नहीं कर रहा मैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम पर मैग्नीट्यूड 2 हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये बात बहुत अच्छी तरह रखनी है कि अगर किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर की नेचर नहीं बदलेगी, उस वेक्टर की यूनिट अनचेंज्ड रहेगी, अनचेंज्ड। उस वेक्टर की डायरेक्शन वो अनचेंज्ड रहेगी, पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब माप, वो चेंज हो जाएगा। कितना, जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर इस 4 मीटर पर सेकंड को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड 20 हो जाएगा, 20, पर इसकी डायरेक्शन वो ही रहेगी। अगर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 से, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, यूनिट सेम रहेगी। ये तो हो गया बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, बाय ए स्केलर। उसमें देखो, जैसे ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैंने 2 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 किलोग्राम से, तो इसका मैग्नीट्यूड 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इसकी यूनिट चेंज हो गई, यूनिट, पर इसकी डायरेक्शन सेम रही, डायरेक्शन अनचेंज्ड। मतलब समझ आ रही है ना रे? आगे करेंगे हम, पर चलो ये तो तुमने किया ही हुआ है कि भाई मैं ये कह दूं कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस एक्सेलरेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। पर अगर इस एक्सेलरेशन को 4 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, 4 किलोग्राम से, तो ये न्यूटन बन जाएगी, 40 न्यूटन बन जाएगी। ये डायरेक्शन वो ही रहेगी, क्वांटिटी का नाम बदल गया और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ये 2 प्रोडक्ट हैं वेक्टर अलजेब्रे में। एक का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, दूसरे का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी। अब मैं आपको वेक्टर अलजेब्रे में
कुछ मेन सी डेफिनेशन है, उन्हें बता रहा हूं बेटा। सम मेन फ्यू डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको याद करना है इक्वल वेक्टर्स। बहुत टिपिकल सी बात है, पर बुक वाला नहीं इसके बारे में बोलता। इक्वल वेक्टर्स, देख ये दो वेक्टर है, ऐसे ये दो वेक्टर है। पहली बात तो ये, अगर ये वेक्टर यहां पे है तो ये वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे आप इसे स्पेस में कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो। मतलब अगर ये वेक्टर 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये बहुत सारे वेक्टर ले लिए, सबकी डायरेक्शन सेम, सबका मैग्नीट्यूड सेम, तो इन सब वेक्टर्स को आपस में इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज टू वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स आर दोज टू वेक्टर्स और number of vectors which have same magnitude and same direction, वो सारे के सारे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, दोज विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, इन सब की डायरेक्शन सेम है, इन सब का मैग्नीट्यूड भी सेम है। देन all these vectors are said to be equal vectors. You can say that A equal to B या A equal to B equal to C equal to D। दो केस लिए तो ये हो गया, और नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए तो ये हो गया। ये डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। अब ये डेफिनेशन शायद अपनी बुक में नहीं है। अगर वो ये कह दे कि इक्वल वेक्टर डिफाइन कर, इक्वल वेक्टर अकेला, वेक्टर्स नहीं है, सिर्फ क्या डेफिनेशन देनी है, इक्वल वेक्टर, तो बेटा इसमें ये होगा कि हम उसे ये कहेंगे पहले कोई वेक्टर बता, उसने ये वेक्टर ए बता दिया, तो हम कह देंगे इक्वल वेक्टर ऑफ ए, इक्वल वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। पहली शर्त, इक्वल वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर का इक्वल वेक्टर इज दैट वेक्टर, अकेला है ना, इज दैट वेक्टर whose direction and magnitude, whose direction and magnitude is same as that of given vector, as that of given vector। भाई ये एक गिवन वेक्टर है A, तो इसका इक्वल वेक्टर कौन होगा, जिस वेक्टर की डायरेक्शन इसके बस सेम हो, whose डायरेक्शन इज सेम, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोल देंगे। एक बात देख, ये दो डेफिनेशन हो गई,
इक्वल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में ये लिखना है, इक्वल वेक्टर में ये लिखना है। हाँ, एक चीज रह गई भाई, जो मैं पिछले इसी लेक्चर में जो मुझे पहले बताना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली रिप्रेजेंट बाई ए। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ए वेक्टर पे ए लगा के इसका मॉडुलस ले लिया कि भाई इसमें हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। बेटा ये बात मुझे पहले ही बतानी थी, उसके लिए सॉरी। पहले ये करो कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, कोई वेक्टर ए है तो इसके मैग्नीट्यूड को या तो ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे या ए वेक्टर को मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस का मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। अब बेटा आगे देखो, ये दो डेफिनेशन हो गई, इक्वल वेक्टर अलग, इक्वल वेक्टर्स अलग। अब थर्ड नंबर पे डेफिनेशन करनी है आपको नेगेटिव वेक्टर। थर्ड नंबर पे क्या करना है? नेगेटिव वेक्टर। अब देख, नेगेटिव वेक्टर में सिर्फ नेगेटिव वेक्टर लिखा हुआ है बुक वाले ने, मैं भी सिर्फ यही करवाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन नहीं हो सकती। कोई आपको ये कहे कि भाई मैं ही ये कहने लगूं जैसे वहां पे इक्वल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स की अलग अलग डेफिनेशन थी, तो यहां भी ये करवाओ नेगेटिव वेक्टर्स, नहीं हो सकते। नेगेटिव वेक्टर होगा अकेला बस, और उसमें भी हम ये कहेंगे कि एक वेक्टर बता, ये ए वेक्टर बता दिया उसने, तो यहां भी बिल्कुल वो ही नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is same, whose magnitude is as that of given vector, but direction is opposite, of that given vector, direction is opposite of that given vector, उसकी डायरेक्शन उस गिवन वेक्टर के अपोजिट होनी चाहिए। देख, जैसे ये ए वेक्टर है, मैं यहां पे इतनी ही लंबाई का एक बी वेक्टर बना दूं, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इन दोनों में ए वेक्टर, सॉरी बेटा, बी वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर। इस डायग्राम में ये बी वेक्टर इस ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, ये बी वेक्टर ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, और ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम नहीं हो सकते बिल्कुल भी। भाई ये इधर है, ये इधर है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर थोड़ी हैं, इसलिए मैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा। हाँ, ये लिख सकता हूं
कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके साथ -1 की प्रोडक्ट कर दूं, -1 की प्रोडक्ट, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब ये वेक्टर -b वेक्टर हो गया, ये b था, इसकी डायरेक्शन बदल दी, ये -b वेक्टर हो गया। अब ये a वेक्टर और -b वेक्टर बराबर हो गए। मेरी बात समझो, a वेक्टर और b वेक्टर बराबर नहीं थे, पर ये a वेक्टर और इस b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो a के अलोंग ही चला गया, अब ये a वेक्टर एंड -b वेक्टर ये इक्वल वेक्टर हो गए। a वेक्टर और -b वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गए। बेटा इसके बाद इसकी डेफिनेशंस बहुत सारी हैं बुक में, वो देखो। अब बेटा अब ये फोर्थ डेफिनेशन, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो इसमें जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं, तो कई बातें एक ही, मतलब कई वेक्टर्स एक में मतलब कैटेगरी में आ जाते हैं। कोलिनियर, भाई ये नंबर ऑफ वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ये पैरेलल या एंटी पैरेलल कुछ भी हो, पर ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इन सारे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। मतलब नंबर 2 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो, बट ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल हैं, बेशक इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, पर फिर भी ये सारे वेक्टर जो एक पैरेलल लाइन के अलोंग हो, जिनकी डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो, पैरेलल लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, उन सारे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। कोलिनियर। दूसरा कोइनिशियल। ध्यान से सुनो, ये एक पत्थर है, ये एक आदमी से नहीं खींचता, तो इसको 3 आदमियों ने स्ट्रिंग बांध के, रस्सी बांध के, इन 3 आदमियों ने इनके ऊपर फोर्स लगा दी, और ये उन फोर्स का मैग्नीट्यूड है ABC। तो इन तीनों फोर्सेस का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उन वेक्टर्स को जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उन वेक्टर्स को को इनिशियल बोलते हैं। अरे बहुत आसान सी डेफिनेशन है, जो वेक्टर्स पैरेलल हो, उनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे ना हो, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम, उन वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, उन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। अब बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कौन सी हुई ये डेफिनेशन? 3, 4, 5, 6 फ्री वेक्टर्स या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स भाई इनका मतलब ये है कि जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट इज नॉट एट रेस्ट, इज नॉट एट रेस्ट। ये नहीं कहना कि इनिशियल पॉइंट चेंज होता रहता है ना, बस रेस्ट पे नहीं है। देख जैसे हमने
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये F10 न्यूटन की फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को चला दिया, चल पड़ा ये ऑब्जेक्ट, तो इस फोर्स का ये जो एप्लीकेशन का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो तो वही है, कौन सा, जो इस पत्थर पे बांधा हुआ है, बट इज नॉट एट रेस्ट, मतलब हुज इनिशियल दोज वेक्टर्स whose initial point is going on changing, नहीं सॉरी बेटा, whose initial point is in motion, ज्यादातर वेक्टर्स इसी में आते हैं। जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो इनिशियल पॉइंट ही आगे चलने लगेगा। जब हम किसी को वेलोसिटी देंगे तो वो वेलोसिटी जिस व्हीकल को दी है वो ही आगे चलने लगेगा। तो उन वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। और सेवंथ फिक्स्ड वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट रेस्ट पे रहे, इज एट रेस्ट। सोचो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रस्सी से बांध के लटका दिया, तो इसके ऊपर जो टेंशन लगी उसका इनिशियल पॉइंट ये है। आप इसको घुमाने लगो पर ये इनिशियल पॉइंट नहीं खिसकेगा ना भाई। कोई फैन लटकाया हुआ है हमने छत के साथ, तो उस रोड के साथ जो उसके ऊपर फोर्स लगी है वो इनिशियल पॉइंट तो वहीं का वहीं है, वो इनिशियल पॉइंट नहीं चलेगा। उन टाइप के वेक्टर्स को फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहते हैं। एक ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसके ऊपर एक आदमी ने 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी और ये खिसकाई भी वहीं का वहीं है। इसका मतलब ये 100 न्यूटन फिक्स्ड वेक्टर है, क्योंकि ये इसके इनिशियल पॉइंट को चला नहीं पाया। तो वो पॉइंट जिनका इनिशियल पॉइंट रेस्ट पे हो, उन वेक्टर्स को फिक्स्ड वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, और जिनका इनिशियल पॉइंट मूव कर पड़ेगा उन्हें फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। लास्ट बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज which are acting in a same plane, या those vectors whose exist in a same plane, जो सेम प्लेन में हो। ये मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह। प्लेन 3 होते हैं और 3 ही एक्सिस हैं। अरे अच्छी तरह क्या बताऊंगा, बता चुका डायमेंशनल वाले में, स्टार्टिंग में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। वो मोशन देखना बहुत अच्छी तरह किए हुए थे मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो ऐसे है। इन तीनों में 90 का एंगल है। इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सिस लिखी तो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एक्सिस। और जब प्लेन लिखेंगे तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये 3 प्लेन है। तो जब कोई बहुत सारे वेक्टर
एक ही प्लेन में हो, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो अनइक्वल हो, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोलिनियर हो, चाहे ना हो, चाहे फिक्स हो, चाहे फ्री हो, अगर वो सेम प्लेन में काम करते हैं, then all those vectors which are in same plane are said to be coplanar vectors. कोप्लेनर वेक्टर्स। अब है बेटा इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट वेक्टर। चलो ये यूनिट वेक्टर और वेक्टर का रिजल्टेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको तैयार करो अच्छी तरह वेक्टर।